नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 जून के इस एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे, सीधे सीधे देखते हैं। पहला आर्टिकल आपको नजर आ रहा है, रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज अ गुड एडवाइस। तो इसमें ये जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना का एलएसी पे, इसके बारे में बात की गई है। क्यों चाइना ये स्टैंड ऑफ कर रहा है, इसके रियल रीजंस को यहाँ पे ऑथर ने पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश की है और कैसे इंडिया को मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। थोड़ा बहुत इस न्यूज आर्टिकल में सही बताया गया है कि ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में इस समय पे क्या चल रहा है। जो अगला आर्टिकल जो कि बहुत जरूरी हो जाता है वो है इन पैंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विद वेस्ट एशिया। इसको मैंने यहाँ पे नहीं बनाया दोस्तों, अलग से कवर करूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कल वाले एडिटोरियल डिस्कशन में भी मैंने बोला था एक आर्टिकल अलग से डिस्कस करूंगा, वो मेरे चार्ट्स पे है दोस्तों। ये जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप थोड़ा सा पेशेंट रखिए, मैं इनको बनाऊंगा जरूर। तो इसको मैं एक अलग से आर्टिकल में कवर करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आप अपने मेंस एग्जाम के लिए कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं कितनी सही है कितनी गलत है कह नहीं सकते। बिल्डिंग ट्रस्ट, इंडिया नीड्स टू री एंगेज विद पाकिस्तान एंड एंड द सीज वायर वायलेशंस अलोंग द बॉर्डर। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कैसे बॉर्डर के इलाकों में इस समय पे सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं। हमारे 2-3 सिपाहीज की मृत्यु हो गई है, कैसे हमारे डिप्लोमेटिक मिशन में 2 लोग गायब हो गए, पाकिस्तान वाले डिप्लोमेटिक मिशन में। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ इंडिया को एक्शंस लेने चाहिए, ताकि जो हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ पोस्टेड है पाकिस्तान में उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बरकरार रहे। बट हाँ, बातचीत को लेके जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, तो वो काफी मुश्किल है होना, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इस समय पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल लो पॉइंट पे हैं, बिल्कुल ही खराब हैं। फिर ये वाला आर्टिकल है हेल्पिंग द हेल्पर्स। देखिए, माइग्रेंट लेबर्स के बारे में बहुत सारी बात की है लोगों ने, लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प्स होती हैं, खासकर जो वुमेन होती हैं जो कि घर में जाके एज अ मेड काम करती हैं, उनकी हालत भी इस समय कोरोना के पैंडेमिक में काफी खराब हो गई है। तो उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, उनको फॉर्मल वर्कफोर्स की कैटेगरी में लेके आना चाहिए। सरकारें उनके लिए क्या क्या कर सकती हैं, कैसे उनकी हालत खराब हो गई, इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स इस आर्टिकल में दिया है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। और फाइनली आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, लेसन्स फ्रॉम फॉर योगी फ्रॉम गांधी एंड ली। देखिए, आपको पता है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो कि यूपी के हैं उनको वापस बुलाया है, और उन्होंने बोला है कि यूपी की सरकार इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए यूपी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल कराएगी। अब यहां पे योगी आदित्यनाथ जी को एक फॉर्मर मेंबर है अरुण मायरा करके, प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने बोला है कि आपके पास गांधी जी से लेने के लिए भी कुछ एडवाइस है, और जो ली थे आपके सिंगापुर के फाउंडर फादर, उनकी भी कुछ एडवाइसेस को दिया गया। तो सिंगापुर के डेवलपमेंट मॉडल को दिखाया गया और गांधी जी के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से यूपी के अंदर जो इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, इसके बारे में ऑथर ने कुछ चीजें इस आर्टिकल में बताई हैं। तो ये सब चीजें हम लोग इस आर्टिकल में देखने वाले दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर मार दीजिएगा और हो सके तो उसको शेयर कर दें। अब देखिए यहाँ पे टाइटल आप देखिए ना, रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज अ गुड एडवाइस। इस समय पे ऑथर का इस आर्टिकल में एक शब्द में बोलूं तो ये बोलना है कि इस समय पे चाइना, एंटी चाइना स्टैंस में इंडिया नहीं नजर आना चाहिए। क्यों नहीं नजर आना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको लिखा है एम के नारायण जी ने, और एम के नारायण जी हमारे फॉर्मर एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो क्या बोला जा रहा है, दिस इज नॉट द टाइम फॉर इंडिया टू बी सीन एज एट द फ्रंट एंड ऑफ अ बेलिजरेंट कोलिशन सीकिंग टू पुट चाइना इन इट्स प्लेस। आपको पता है लद्दाख में और सिक्किम सेक्टर्स में टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, काफी दिन से ये टेंशन चल रही है। न्यूज रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि भाई पार्शियल डिसंगेजमेंट हुआ है, कुछ जगहों पे फोर्सेस पीछे गई हैं, बट ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहां पे भी इन्होंने बोला है कि कंफर्म्ड फैक्ट्स हैं कि मई में चाइनीज फोर्सेस बहुत बड़े अमाउंट पे इंडिया की एलएसी के अंदर आ गए, लद्दाख सेक्टर्स में भी, सिक्किम सेक्टर्स में भी, और वहां पे आके बैठ गए हैं। लद्दाख में बात किया जाए तो पैंगोंग तुसे का इलाका, गलवन वैली और गोगरा इलाका जो कि हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है, वहां पे अंदर घुसाए हैं। खासकर जो गलवन वैली वाला जो इलाका है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, जहां पे अंदर घुस के बैठे हैं ये चाइनीज फोर्सेस। फिर सिक्किम में जो नाकुला सेक्टर है वहां पे भी थोड़ी इनकर्जन हुई थी। मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया क्या है इसमें, गलवन वैली।
पैंगोंग त्सो में भी अंदर आ गए हैं। अभी पैंगोंग त्सो वाला इलाका स्ट्रेटेजिक तो नहीं है, बट काफी अंदर आ गए हैं ये एलएसी के चाइनीज। ओके, फिर जब बातचीत हुई लेफ्टिनेंट जनरल्स के लेवल पे, ब्रिगेडियर्स के लेवल पे, जो लोअर लेवल के मिलिट्री कमांडर्स हैं, इनकी जब बातचीत हुई तो उसमें कुछ बहुत कॉन्क्रीट सामने आया नहीं। बस एक आप कह सकते हैं इनफॉर्मल सा स्टेटमेंट या फॉर्मल स्टेटमेंट इशू किया गया, बस उसमें बोल दिया गया पार्शियल डिसएंगेजमेंट। जो भाषा थी ना उस स्टेटमेंट की, वो भाषा कन्विंसिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बस टालने के लिए कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। और यहां पे सीधे सीधे चाइनीज कुछ इलाकों को अपना बोल रहे हैं। इसके बारे में तो मैं पहले वीडियो बता ही चुका हूं आपको। अब ये बात को कह देना कि भैया ये कितने दिन बाद वापस जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। ये भी बोल रहे हैं कुछ लोग कि चाइनीज गलवान वैली में तो रहने ही वाले हैं, यहां से वापस जल्दी जाने वाले हैं नहीं। और कितना समय ये पैंगोंग त्सो में रुकेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गलवान वैली में एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इतनी मेहनत करके वो गलवान वैली में आके बैठे हैं। और गलवान वैली स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सेक्टर नॉर्थ वाली रोड के ऊपर देखता है, वो पहले बता रखा है। तो इससे तो वो जाने वाले हैं नहीं। पैंगोंग त्सो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्रीली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो पैंगोंग त्सो से भी कब जाएंगे इसका भी कहा नहीं जा सकता। ओके, तो स्टेटस को एंटे यानी मिड अप्रैल के समय पे जो एलएसी थी, मिड अप्रैल के समय पे जहां जहां पे सोल्जर्स थे, मिड अप्रैल वाले स्टेटस को पे हम पहुंच पाए, इस चीज के चांसेस बहुत कम है। इसके बहुत से रीजन है। पहली बात, चाइना ने इंसिस्ट किया है कि भाई अपनी साइड ऑफ एलएसी पे इंडिया जो भी बॉर्डर की रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसे बंद करे। सिंपल सी बात है, जो सब सेक्टर नॉर्थ वाली रोड है ये गलवान वैली को बाकी इंडिया से बहुत प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर रही थी। तो चाइना को लगा अगर इस तरीके की रोड्स बनने लगी तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी थी इस लद्दाख वाले इलाके में, जो कि अक्सई चीन को बॉर्डर करता है, वो स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी चली जाएगी। तो अपनी स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी को मेंटेन करने के लिए गलवान वैली के पहाड़ों पर जाके बैठ गए ये चाइनीज। वहां से वापस जाएं इस बात के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, ये चाइनीज ये बोल रहे हैं कि जो सड़क आप बना रहे हो जो कि गलवान वैली तक आ रही है, ये सड़क आप मत बनाइए, ये बॉर्डर कंस्ट्रक्शन आप मत करिए। बट इंडिया ऑब्वियसली बोलेगा कि भाई ये तो हमारी टेरिटरी है ना, हम तो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन करेंगे ही। और जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है वो अपने यहां बार बार ये छाप रहा है कि इंडियंस चाइनीज टेरिटरी में घुस आए हैं, इसलिए उनको रोकना जरूरी हो गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, सरकार है, वो पूरी तरीके से पब्लिक अटेंशन को यहां से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पब्लिक अटेंशन इन सब चीजों की तरफ अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है सरकार पे प्रेशर बढ़ेगा कुछ ना कुछ एक्शन लेने का। और सरकार इस समय पे चाइना के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेना सुसाइडल हो सकता है। सरकार इस समय तक समझ रही है। मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट किस हद तक रुकेगी। अभी तक कोई बहुत मेजर कंक्रीट स्टेटमेंट्स आया नहीं। हमको पता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आदत है कि वो जनता से सीधे सीधे जुड़ते हैं, सीधे सीधे रूबरू होते हैं। इस मैटर पे जब से ये मैटर शुरू हुआ उसके बाद से अभी मोदी जी जनता के सामने सीधे सीधे आए नहीं है। कोई स्टेटमेंट सीधा सीधा उनके मुंह से चाइना पे निकल के सामने नहीं आया है। ओके, तो प्रॉब्लम ये हुई क्यों? देखिए, प्रॉब्लम ये भी है कि भाई इंडिया ने अपने साइड पे ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उससे चाइना नाराज है। प्लस जो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड है, सब सेक्टर नॉर्थ वाली रोड है, जो कि हमारे बिल्कुल नॉर्दर्न फ्लैंक्स को सियाचिन कहते हैं ना, जो सियाचिन ग्लेशियर का जो बेस कैंप है, जो काराकोरम पास में हमारा बेस कैंप है, वहां तक जो रोड लेके जाती है, उस रोड के बनने से चाइना नाराज है। लेकिन ऑथर का यह बोलना है कि केवल इन वजहों से अगर आप चाइना की नाराजगी जोड़ लेते हो तो ये एक सही चीज नहीं होगी। यहां पे जो चाइना एक्शंस ले रहा है उसकी एक बड़ी ही वजह है। देखिए यहां पे क्या लिख रखा है, चाइना और इंडिया दोनों अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। और चूंकि इंडिया ने दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को बढ़ा दिया, इससे चाइनीज नाराज हो गए। और ये जो चाइनीज का रिसेंट शो है वो इसकी वजह से। ऑथर का बोलना है ये जरूरी नहीं है। यहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की पॉलिसी को उठाने की कोशिश की ऑथर ने बोला है कि अब चाइनीज की जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो डेन जियोपांग के उस सिद्धांत को नहीं मानते। क्या सिद्धांत? टू कीप योर हेड लो एंड बाइड योर टाइम। डेन जियोपांग 1970s में 1980s में इनका एक सिद्धांत था कि भाई वर्ल्ड अफेयर्स में और अपने नेबर्स के साथ मत लड़ो, शांत पोस्टर बना के रखो, बाइड योर टाइम करो और अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाओ, जो कि बढ़ाया भी चाइना में। और आज की डेट में चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई है। लेकिन यहां पे ऑथर ने बोला है कि क्या मिस्टर जी इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं? नहीं, मिस्टर जी इररिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंडिया चाइना के बीच के स्टैंड ऑफ, ये एक प्रॉपर पॉलिसी है, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा है कि भाई पोस्ट पैंडेमिक पूरी दुनिया भर में चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है
तो उस क्रिटिसाइजमेंट की वजह से भी चाइना एग्रेशन कर सकता है। कुछ कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है, बट पूरे तरीके से ये बात सही नहीं है। यहां पे एक बात कही ऑथर ने, देखिए जो ममालापुरम और वुहान में एक समिट हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, उस समिट में जो जो भी बातें करी गई, जो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट को ड्रॉ किया गया, उन सारे कोड ऑफ कंडक्ट को रिसेंट इनकर्जन्स के थ्रू चाइना ने वॉयलेट कर दिया है। अब यहां पे ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली में ये सब हो क्यों रहा है। ऑथर ने ये बोला है कि देखिए, इंडिया चाइना के जो डेवलपमेंट का व्यू है ना, जो उसका फोर्सी है, जो उसका थॉट प्रोसेस है कि हम आगे ऐसे डेवलप करेंगे, आगे ऐसे डेवलप करेंगे, चाइना के फ्यूचर में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें इंडिया फिट नहीं हो रहा है। कैसे नहीं फिट हो रहा है? देखिए, क्वाड ग्रुप में इंडिया एक पार्ट है जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। ऑब्वियसली बात है, पूरा दुनिया जानती हो, चाइना भी जानता है कि ये क्वाड ग्रुप बनाए चाइना को कंटेन करने के लिए, और इसमें इंडिया है। इस बात से चाइना इंडिया से नाराज है। फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि G7 को एक्सटेंड किया जाए, तो साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया जैसी कंपनी को जोड़ा जाए, कंट्रीज को जोड़ा जाए। इंडिया ने बोला बिल्कुल हम आएंगे। तरनजीत सिंह संधू जो हमारे एम्बेसडर हैं यूएस में, उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम G7 के पार्ट बनना चाहेंगे। इस बात पे चाइना नाराज है। जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल, उस एडिटोरियल में पढ़ के मैंने आपको बताया भी था कि चाइना को यह चीज अच्छी नहीं लगी है कि ट्रंप के G7 एक्सटेंशन में इंडिया अपने आप को ढूंढ रहा है। और खास बात दोस्तों ये हो सकती है, चाइना इतना पावरफुल है कि अभी रिसेंटली रशियन स्टेटमेंट आई है जिसने ये बोला है हम G7 को तभी ज्वाइन करेंगे जब G7 में चाइना को ज्वाइन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे कितनी स्ट्रांग होती जा रही है। एक वजह ये थी यहां पे। फिर दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, भाई जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो निकलता है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। प्रॉब्लम ये है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया को खुद को क्लेम करता है, लेकिन अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में अंदर है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया रेगुलरली बोलता रहता है गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, यहां पे जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है वो इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। तो चाइना को हमेशा लगता है कि भाई ये जो चाइना का फ्लैगशिप प्रोग्राम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, इंडिया इसको अपोज कर रहा है। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है चाइना यहां पे। उसके बाद रिसेंटली बहुत से इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने, जैसे इंडिया ने चाइना के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाई। ये बोला कि भाई चाइना से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टर केवाईसी नॉर्म्स लगेंगे। ये सब बातें भी बोली गई। तो देखिए, चाइना का तो जो ग्रोथ एजेंडा है, उस ग्रोथ एजेंडा में इंडिया पूरी तरीके से फिट हो नहीं रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया इज नॉट टोइंग द लाइन शोन बाय चाइना। यह भी बात बोली गई। यहां पे दोस्तों आप देखिए, एक्चुअली में ये मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। एक एफडीआई एफआईआई ने रोका चाइना की, इंडिया ने अपने अंदर जो एफडीआई एफआईआई चाइना से उसको रोका। दूसरी बात, क्वाड का पार्ट है इंडिया। ओके, तीसरी बात, G7 के एक्सपेंशन में इंडिया बोल रहा है कि हम पार्ट बनेंगे। फिर चार पांच चीजें तो दोस्तों हो ही रही हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया अपने साइड पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बना रहा है, वो भी चाइना को पसंद आ नहीं रहा है। देखिए, चाइना का यहां पे क्या कहना है, चाइना का यहां पे सिंपल एक कहना है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल होनी चाहिए। जितना इंडिया यूएस की तरफ झुक रहा है उतना ही इंडिया चाइना की तरफ झुकना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल क्या बोलता है कि भाई चाइना ने इंडिया की तरफ एक फ्रेंडली पॉलिसी दिखाई है, तो इंडिया को भी इस फ्रेंडली पॉलिसी को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। चाइना के हिसाब से इंडिया इस फ्रेंडली पॉलिसी को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। इंडिया वॉशिंगटन के द्वारा एक फूल बन रहा है, ये बोला जा रहा है। देखिए, अभी जो यूएस और चाइना के बीच की जो टसल है वो बहुत तेज हो गई है। जब भी बॉर्डर टॉक्स होती हैं, जैसे 2005 से लेकर 2010 के समय पर जो बॉर्डर टॉक्स हुई और अभी के लिए भी जो बॉर्डर टॉक्स हो रही है, उसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये उठ के आ रहा है कि इंडिया का स्टांस चाइना की तरफ और यूएसए की तरफ न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि इंडिया यूएसए की तरफ झुक रहा है और चाइना के अगेंस्ट हो रहा है। जबकि ऐसा हो रहा है दोस्तों, इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज कंप्लीटली अलाइनिंग टुवर्ड्स यूएसए, और देखा जाए वो होनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि चाइना ने बहुत ज्यादा एंटी इंडिया स्टांस दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है, इंडिया कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वून टेररिस्ट जिन्होंने टेररिस्ट एक्ट्स कमिट किए हैं इंडियन सॉइल में,
उनको ब्लैकलिस्ट होने से रोक लेता है यूनाइटेड नेशंस में चाइना। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें चाइना करता है। प्लस देखिए चाइना की इंटरनल डायनेमिक्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बना। अभी के लिए आप देखिए मिस्टर जी ने अपने हाथ में बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। माओ जेडोंग के बाद कहा जाता है कि अभी मिस्टर जी एक ऐसे लीडर है जिन्होंने जबरदस्त पावर कंसंट्रेशन किया है अपने हाथ में। अब पूरी दुनिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट बढ़ रहा है, एक तो कोरोना वायरस के चक्कर में, दूसरा चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो भी थोड़ी थोड़ी घट रही है। ओके, तो चाइना की सेंट्रल लीडरशिप के प्रति आवाजें उठ रही हैं, ना ही केवल बाहर से आवाजें उठ रही हैं, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है ना उसके अंदर से चाइना की लीडरशिप के अगेंस्ट में आवाजें उठ रही हैं। यहां पे ऑथर ने बताया है कि इंडिया को बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1962 में 1960 का जो ग्रेट लीप प्रोग्राम था चाइना का वो फेल हो गया था, बहुत हाई तादाद में लोग मरे थे। तो उस समय पे जो यूएस था, जो बाकी कंट्रीज थी, सोवियत यूनियन था, उसके रिलेशंस चाइना से अच्छे चल नहीं रहे थे। तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी गलतियों के ऊपर से हटाने के लिए चाइना ने क्या किया, इंडिया पे अटैक कर दिया 1962 में और इंडिया के साथ एक जंग लड़ी। अभी के लिए भी यहां पे ऑथर का यह बोलना है कि इंडिया का सीधे सीधे चाइना से पंगा लेना सही इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना को अगर गुस्सा आएगा तो कभी भी यूएसए से नहीं लड़ेगा, वो सीधे सीधे लड़ेगा तो इंडिया से लड़ेगा, क्योंकि यूएसए से लड़ने की चाइना की औकात अभी भी नहीं है। तो ये बात बोली गई। तो यहां पे ऑथर का ये बोलना है कि इंडिया को एक प्रॉपर और एक कैलकुलेटेड फॉरेन पॉलिसी का स्टांस लेके चलना चाहिए ताकि अभी जो भी टेंशंस हो रहे हैं उन टेंशंस को पीसफुली निपटाया जाए। लेकिन यहां पे ऑथर ने ये चीज नहीं बताई है कि किस हद तक चाइना के हार्ड लाइन पोस्चर्स को झेला जा सकता है, जो वो अंदर घुस के बैठे हैं, क्या उसके साथ पीस करना सही है, क्या वो जो हमारी बाउंड्री के अंदर घुस के बैठ गए हैं उसके साथ हमको एडजस्ट कर लेना चाहिए। इसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे बात नहीं की है। ये उनके व्यू पॉइंट। और देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाइना के साथ एग्रेशन पूरे देश के हित में नहीं है, काफी नुकसान हो जाएगा इकोनॉमी को, और इंडिया अभी से 15 से 20 साल पीछे चला जाएगा अगर किसी भी तरीके की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो अब क्या होगा वो तो समय पे ही पता चलेगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। ये तो मैंने वेस्ट एशिया वाले मैप्स निकाले थे, जो आपको वेस्ट एशिया वाली वीडियो जब मैं समझाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। अब अगली बात हो रही है दोस्तों बिल्डिंग ट्रस्ट। बिल्डिंग ट्रस्ट कहां पे? तो भाई ये है ऑन इंडिया पाकिस्तान टाइम्स। देखिए ऑन इंडिया पाकिस्तान टाइम्स बहुत बुरे हालात है इस समय पे, जबरदस्त शेलिंग चल रही है बॉर्डर पे। शेलिंग मतलब गोलियां चल रही हैं एक दूसरे की तरफ, ऊपर से शेल्स फेंके जा रहे हैं, हवाई शेल्स फायर किए जा रहे हैं जो कि एक दूसरे की टेरिटरी में जाके गिर रहे हैं। उसके चलते हमारे एक या दो सिपाही शहीद हो गए हैं। तो एक लोंगाबाई अबोन मिली करके एक सिपाही थे, और भी 2-3 सिपाही हैं जिनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, वो शहीद हो गए इन शेलिंग्स के चक्कर में। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इन शेलिंग्स के चक्कर में कुछ सिविलियंस को भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ सिविलियंस की भी मृत्यु हो गई है। तो जो बॉर्डर के इलाके पे जो विलेजेस हैं, जहां पे जो विलेजेस रहते हैं, वो अपना घर छोड़ छोड़ के टेम्परेरी शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं, डर लगता है। आप सोचिए कौन सा शेल आके उनके ऊपर गिरेगा, कौन सा बम आके उनके ऊपर गिरेगा, उनको पता ही नहीं है। प्लस ये जो डिसरप्शन है ये काफी बढ़ गया है। आर्टिकल 370 के डायल्यूशन के बाद आर्टिकल 370 का डायल्यूशन हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया। तो उसके बाद से तो पाकिस्तान की साइड से जो शेलिंग है वो ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद से इंडिया में भाई कोविड-19 का लॉकडाउन भी लग गया, तो ऑलरेडी इकोनॉमी कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते सफर कर रही है, उसके ऊपर से ये बवाल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि सही नहीं है। इसलिए यहां पे ऑथर ने ये बोला है कि भाई गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो पाकिस्तान की बाउंड्री पे जो विलेजेस हैं आप वहां पे बॉम्ब शेल्टर्स बनाइए ताकि लोग उन बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर सेफ्टी से लड़ सकें, मतलब रह सकें, सेफ्टी से रह सकें, वो कांस्टेंट खौफ में ना रहें कि कब कौन सा शेल आके वहां पे गिर जाएगा। फिर ये भी बात की गई है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत सारे स्फीयर्स में इंडिया के खराब होते ही जा रहे हैं। आपको पता है इंडियन मिशन जो कि इस्लामाबाद में है, वहां पे 2 इंडिया के पर्सनल एकदम से गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहां से गायब हो गए। ठीक है, कहा जा रहा है कि दिस इज अ टिट फॉर टैट रिएक्शन। पाकिस्तान हाई कमिश्नर के 2 ऑफिसर्स, एक आबिद हुसैन हमीद और एक मोहम्मद ताहिर खान को इंडिया ने पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया। कहा गया कि ये इंडिया में रह के एस्पियोनेज कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के हाई कमीशन में भी हैरेसमेंट शुरू हो गया इंडियन ऑफिशियल्स का। चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय पे ट्रेड रिलेशंस ऑलमोस्ट बंद है, कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेड हो नहीं रहा है, किसी भी तरीके के कल्चरल एक्सचेंजेस, सब कुछ बंद है। ऊपर से कोविड-19 का पैंडेमिक चल गया तो सब कुछ वैसे ही बंद हो गया। उसके चलते जो इंडियन अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान में उनको काफी परेशान किया जा रहा है। तो इस समय पे
ये बोला गया है, ऑथर ने यहाँ पे इस आर्टिकल में ये कहा है कि भाई इंडिया को मिनिमम स्टाफ मेंटेन करना चाहिए। जो पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है वहां पे मिनिमम स्टाफ को मेंटेन करिए, क्योंकि इस समय पे पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो बड़ा खराब है। वियना कन्वेंशन को सीधे सीधे वो लोग वायलेट कर रहे हैं। हमारे स्टाफ को सीधे सीधे कहा जाता है कि जो दो लोग जिनका ये जो दो ड्राइवर्स थे इंडिया के, जिनको पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया, उनको काफी मारा पीटा है और शाम को उनको छोड़ा। मारा पीटा, दिन में अरेस्ट कर लिया, काफी मारा पीटा, उनसे कुछ इंक्वायरी इंक्वायरी ली, शाम को छोड़ा है। जब तगड़ा डिप्लोमेटिक, आप कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वो गया, मेल गया कि आप ये सब चीजें बंद करिए, ये सब चीजें छोड़िए, उसके बाद ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उन दो लोगों को छोड़ा। जबकि आपको पता है कि जितने भी ऑफिशियल्स इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में पोस्ट किए जाते हैं, दे आर, उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उसके बाद भी पाकिस्तान ये काम कर रहा है। तो जरूरी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने स्टाफ की सुरक्षा का ध्यान रखे। ये सब बात कही गई है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों हेल्पिंग द हेल्पर्स। यहाँ पे उन मेड्स की बात हुई है जो कि इस कोविड 19 के पेंडेमिक में ज्यादा परेशान हुई हैं। आपको पता है दोस्तों कोविड 19 का पेंडेमिक लग गया और जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो वापस जाने लगे। तो भाई माइग्रेंट वर्कर्स की तो हालत पे लोगों का ध्यान गया, कहते हैं भले उनके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे, जो घर में मेड्स थी, जो ज्यादातर वुमेन होती हैं, उनकी हालत खराब हो गई। देखिए ये जो वुमेन्स है ना, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करती हैं, अर्बन एरियाज में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी चलती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये। डोमेस्टिक वर्क इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडियाज लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी, और ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वुमेन के लिए। कोरोना का लॉकडाउन लगा, ठीक है, और इनकी जॉब्स चली गई। ऑब्वियसली बात है किसी भी तरीके का इकोनॉमिक पैकेज इन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नहीं दिया गया। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए तो फिर भी काफी कुछ किया गया, यहाँ पे ऑथर का बोलना है, बट डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि चूंकि अब इन डोमेस्टिक वर्कर्स की तरफ और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरफ सरकार का ध्यान गया है, तो लॉयर्स को, इकोनॉमिस्ट को, पॉलिटिशियंस को बैठ के कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए, कुछ ऐसा सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना चाहिए कि इन डोमेस्टिक वर्कर्स को भी एक लीगल अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन मिल सके। ये सब बातें कही गई हैं दोस्तों। फिर यहां पे कुछ स्टैट्स को दिया है ऑथर ने। क्या दिया है स्टैट्स को? कि भाई जैसे ही लॉकडाउन लगा, एम्प्लॉयर से ये अपील की गई कि जो भी आपके हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, जो मेड्स काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी आप मत बंद करिए। लेकिन देखिए किसी भी तरीके का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो जब भी कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप किसी की नौकरी चली भी जाए और आप उसको सैलरी ना भी दो तो उसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। ओके, तो ये बात बोली गई कि इन डोमेस्टिक वर्कर्स के पास कुछ भी नहीं था अपना खाना पीना चलाने के लिए और इनको सैलरी दी नहीं गई। कहा जाता है दोस्तों कि अप्रैल और मई दोनों महीनों में 80% से ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स को सैलरी ही नहीं मिली, पैसा ही नहीं मिला, और लगभग 60% लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिला, बट वो पूरा नहीं था। ये भी बोला जा रहा है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो भी पैसा कमाते हैं, दिस इज 50% ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम। तो ये अर्बन पुअर में आते हैं। तो ये जो लेडीज आके घरों में मेड की तरह काम करती हैं, जितना भी पैसा कमाती हैं, दैट मनी इज 50% ऑफ देयर अर्बन इनकम। फिर ये भी बोला गया कि जब ये लॉकडाउन लगा तो जो वुमेन्स थी उनके पास केवल 23 दिन की सेविंग्स थी, और लॉकडाउन आपको पता है लगभग 2 महीने से ज्यादा का हो चुका है दोस्तों। तो इस समय पे ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे, जो वुमेन थे, इनको काफी सारा पैसा उधार पे उठाना पड़ा है, बोरो करना पड़ा है। और खास बात यह है कि ये लोग जो रेंट देते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते थे, रेंट को तो मान लीजिए डिफर किया गया है, रेंट को माफ नहीं किया है। जो भी मकान मालिक है वो पैसा अभी भी लेंगे। कुछ मकान मालिकों ने जबरदस्ती पैसा ले लिया है और कुछ मकान मालिकों ने रेंट को आगे डेफर कर दिया कि चलो ठीक है बाद में दे देना, पर देना है। इलेक्ट्रिसिटी की बिल देने ही है, खाने पीने की चीजें होती हैं घर में, दूध की जरूरत है, वेजिटेबल्स की जरूरत है, ये सब चीजें तो देने ही है। तो ये जो डेली मर्रा के खर्चे हैं, जो एसेंशियल खर्चे हैं, वो तो जा ही रहे हैं इन वर्कर्स के पास पर, इनके पास पैसे आ नहीं रहे। तो इसलिए जरूरी है कि इन वर्कर्स की प्रॉब्लम को समझा जाए और इनको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट रजिस्टर्स में एनरोल किया जाए। एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा लॉ बनाया जाना चाहिए जो कि आपके इन डोमेस्टिक वर्कर्स की मदद करे इस तरीके की पैंडेमिक की सिचुएशंस में। अगर इनके एम्प्लॉयर्स के पास ये नहीं जा पाते हैं किसी पैंडेमिक में, तो भी इनके एम्प्लॉयर्स इनको सैलरी दें, ऐसा कोई लीगल मैकेनिज्म लेके आना चाहिए।
ये सब बात कही गई है। फिर ये भी कहा गया है कि भाई कोविड-19 के चलते इन डोमेस्टिक वर्कर्स की हेल्थ को भी खतरा है और ये किसी प्रॉपर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आते नहीं है, इसलिए जरूरी है कि सरकार इनको हेल्थ इंश्योरेंस दे। अब देखिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं दोस्तों। इस समय पे जो लोग हायर क्लास में हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, बड़ी बात है। देखिए कोरोना का पैंडेमिक काफी खतरनाक हो गया है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आदित्य बिरला का और बड़ी बड़ी कंपनीज का। हुआ क्या कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इतने ज्यादा कोरोना के केसेस हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग पहुंच गए हॉस्पिटल में। जब वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्लेम देने से मना कर दिया। बहुत बार ऐसा भी हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कितना इफेक्टिव होने वाला है, किस हद तक इफेक्टिव होने वाला है। कोरोना का जो इलाज चल रहा है उसमें हॉस्पिटल्स लिटरली लोगों को लूट रहे हैं। तो चीजें किस तरीके से होंगी, कैसे होंगी, बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मेवा भारती जी ने जो आर्टिकल लिखा है डोमेस्टिक वर्कर्स की हालत को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, उसमें अपनी राय दी है। राय तो अच्छी है पर कितनी इंप्लीमेंट हो पाएगी इस बात पे हमेशा डाउट रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल को जो लिखा है जिसने, वो है आपके अरुण मायरा जी। ये फॉर्मर मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के। तो इन्होंने भाई योगी आदित्यनाथ जी की एक जो अनाउंसमेंट था इसकी तारीफ की। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि भाई जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि यूपी से बाहर जाके दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे थे वो वापस आ जाएं यूपी में, हम उनको यूपी में जॉब वगैरह अवेलेबल कराएंगे। ये बोला योगी आदित्यनाथ जी ने। यहाँ पे ये जो अरुण मायरा जी हैं वो योगी आदित्यनाथ जी को कुछ हिदायत देना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी के सामने प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी अपने स्टेट के अंदर जॉब्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाकी जितने स्टेट्स जैसे हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये भी अपने स्टेट्स के अंदर जॉब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, लोग अपना घर छोड़ के ना जाएं। और ऑब्वियस सी बात है ये सारी की सारी सरकार अपने स्टेट के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। तो अगर ये लोग कुछ कर पाते हैं तो वोट बैंक अच्छा हो सकता है, आगे की इलेक्शन जीते जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे ऑथर अरुण मायरा जी दो लेसन्स दे रहा है। एक तो ली कुआन यू, मैं लिख देता हूं यहां पे, ली कुआन यू। ये भाई सिंगापुर के फाउंडिंग फादर थे। ली कुआन यू ने कैसे मॉडर्न सिंगापुर की नींव रखी ये बताया गया है यहाँ पे। और महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ द इंडियन नेशन, इनका क्या बोलना है ये बताया गया। अब देखिए सिंगापुर का डेवलपमेंट ऑथर यहां बता रहा है शुरू हुआ 1965 में और बड़े जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ ये देखते हैं। जो इनके फाउंडिंग फाउंडर थे इनका विजन था कि भाई सिंगापुर के जो लोग हैं ना उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाइए और उस पर कैपिटा इनकम को एडवांस इकोनॉमी की तरफ लेके जाइए। जैसे यूएसए है, यूरोप है, उस समय की जो एडवांस इकोनॉमी थी वहां पे जो पर कैपिटा इनकम है उतनी पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के लोगों की होनी चाहिए, ये बोला ली कुआन यू ने। तो ली कुआन यू ने जो वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनकी तनख्वाह को बढ़ाया। आज की डेट में देखोगे इंडिया का जो एक एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमाता है उसके 10 गुने से भी ज्यादा सैलरी सिंगापुर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। इसलिए आप देखोगे सिंगापुर में करप्शन जैसी चीजें नहीं होती। तो सिंगापुर के डेवलपमेंट मॉडल में इन्होंने बोला कि भाई जो एडवांस इकोनॉमीज की पर कैपिटा इनकम है वो सिंगापुर के सिटीजन्स की होनी चाहिए। अब सिंगापुर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनके पास किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, ना उनके पास ऑयल था, ना नेचुरल गैस थी, कुछ भी नहीं था। तो करे क्या। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने सिटीजन्स को एक रिसोर्स बनाते हैं, सिंगापुर के सिटीजन्स को एक रिसोर्स बनाते हैं। और वेस्ट की कंपनीज, यूएसए, यूरोप और जापान की कंट्रीज से बोला कि आप आइए और सिंगापुर में अपने एंटरप्राइजेस को बनाइए और सिंगापुर के लेबर का प्रयोग करिए। और सबसे खास बात यह है सिंगापुर ने ये किया कैसे। सिंगापुर ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल किया दोस्तों। अब जब स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात आती है, इस फोटो में देखिए दोस्तों सिंगापुर आपको कहां नजर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बगल में। ये जो पिंक एरो आपको दिखा रखा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत बड़ा ट्रेड निकलता है पूरी दुनिया का। तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होकर निकलता है। तो जो सिंगापुर की लोकेशन थी ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी सिंगापुर की। तो सिंगापुर के फाउंडिंग फादर्स में जो बड़ी बड़ी कंपनी थी यूएस में, यूरोप में, जापान में, इनसे बोला कि भाई देखिए हम लोग इतने इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट पे, हमारे पास सिटीजन्स हैं, आप यहां पे आइए, अपनी कंपनीज यहां पे लगाइए, हमारे सिटीजन्स को आप ट्रेनिंग दीजिए और उनको जॉब दीजिए। ठीक है, ये बात बोली गई। बट सिंगापुर ने एक ऑफर जो था जिसके लिए कंपनीज तैयार नहीं थी। सिंगापुर का एक ऑफर यह था कि भैया आप लेबर इंटेंसिव असेंबली को
लगाइए, लेकिन आप हमारे लेबर को पैसा भी ज्यादा दीजिए। जो सिंगापुर के फाउंडिंग फादर थे उनके दिमाग में एक चीज ये थी कि भाई लो कॉस्ट लेबर नहीं बनाना मुझे सिंगापुर के लोगों में, मुझे सिंगापुर के लोगों की जेब में पैसा डलाना है ताकि वो खुद के दम पे खड़े हो सके। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी आपकी यूएस से, यूरोप से, ये लोग ज्यादा पैसा नहीं देना चाहती थी। ये ऐसे मार्केट्स को ढूंढती थी जहां पे पैसा कम हो। उस समय पे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डेवलप हो रही थी, चाइना भी डेवलप हो रहा था, और जो बड़ी बड़ी एमएनसीज थी यूएसए, यूरोप की, वो चाह रही थी कि हमको एक ऐसी कंट्री मिले जहां पे लो कॉस्ट लेबर हो। तो वो भैया वियतनाम की तरफ, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ जाने लगे। लो कॉस्ट लेबर चाहिए था उनको। सिंगापुर में जो उनके फाउंडिंग फादर थे वो कह रहे थे कि भाई लो कॉस्ट लेबर नहीं, हमारे लेबर को आप पैसा ज्यादा दीजिए। तो यहां पे जो फाउंडिंग फादर थे सिंगापुर ने, उन्होंने दो चीज करी। पहली बात तो उन्होंने स्टेट के खर्चे पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। देखिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज है। इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कमी है इंडिया की। लेकिन अगर आप सिंगापुर को इंडिया से कंपेयर करो तो देखिए इंडिया बड़ा भी बहुत है, इंडिया में आबादी भी बहुत है, गरीबी भी ज्यादा है। सिंगापुर छोटा है, आबादी कम है, गरीबी इतनी नहीं है। तो सिंगापुर ने बोला कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उधार उधार लेके, लोन वोन लेके उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था तगड़ा एफिशिएंट था। उन्होंने, उनके यहाँ करप्शन कम था, इंडिया में करप्शन ज्यादा है। और तीसरी बात, उन्होंने टैक्सेस कम रखे अपने। सबसे बड़ी बात होती है टैक्सेस। अगर लो कॉस्ट लेबर आप नहीं दे सकते हो, अगर सिंगापुर के फाउंडिंग फादर बोल रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे लोगों को सैलरी ज्यादा दो, तो कंपनी बोलेगी हमारा खर्चा ज्यादा होगा। तो कंपनी से बोला फाउंडिंग फादर ने कि ठीक है आप टैक्स कम दो, बाकी जगहों पे आप जाओगे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, आप टैक्स कम दो सिंगापुर में, लेकिन हमारे लोगों को सैलरी ज्यादा दो। फिर तभी भी कंपनीज को यह लगा कि भाई हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो फिर सिंगापुर के जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने दुनिया भर में ढूंढना शुरू किया कि कैसे सिंगापुर के लोगों के अंदर स्किल को लाया जाए। स्किल डेवलपमेंट है ना दोस्तों, हमारे यहाँ भी कितना बड़ा स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही हैं। उस समय पे सिंगापुर के सामने भी ये प्रॉब्लम थी। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने बुलाया जेआरडी टाटा को। जेआरडी टाटा से कहा आप ट्रेनिंग सेंटर बनाइए सिंगापुर में, और बहुत बड़ी बड़ी और कंपनियों से बोला आप ट्रेनिंग सेंटर बनाइए सिंगापुर में। इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाया और सिंगापुर के लोगों को ट्रेन किया गया। आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सिंगापुर में, वहां के लोगों को ट्रेन भी किया गया, और आज की डेट में देखिए सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री की तरह सामने आया है, जिसकी पर कैपिटा इनकम दुनिया में बहुत ज्यादा है। सिंगापुर के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है, सिंगापुर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में आता है दुनिया में। ये उनके फाउंडिंग फादर की विल पावर थी, ये वहां के लोगों की विल पावर थी कि वो इतना आगे बढ़ा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना एफिशिएंट हुआ दोस्तों। वहीं पे अब आज की डेट में क्या हो रहा है दोस्तों, ये सेल्फ सफिशिएंट की बात हुई सिंगापुर का एग्जांपल लेके। माइग्रेंट क्राइसिस तगड़ी चल रही है भाई, माइग्रेंट किस तरीके से मर रहे हैं। तो आपने देखा सीरिया में क्राइसिस हुई, मेडिटेरियन सी क्रॉस करके यूरोप जा रहे थे, कितने लोग डूब के मर गए। आज की डेट में कोविड-19 का पैंडेमिक लगा, लोग अपने गांव वापस जा रहे थे, कितने लोग बन गए रास्ते में। तो इस तरीके की चीजें ना हो दोस्तों, इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई है यहां पे, और सेल्फ सफिशिएंट में सिंगापुरियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया गया है। ओके, तो यहां पे ऑथर का यह बोलना है भैया कि आप इस चीज को टारगेट करिए कि ह्यूमंस की, इंडिया के लोगों की जेबों में पैसा डालना है, ना कि इस चीज को टारगेट करिए कि ह्यूमंस को इस्तेमाल करके आप देश की जीडीपी बढ़ा रहे हो और बस कुछ लोगों को अमीर कर रहे हो। सिंगापुर आज सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि सिंगापुर ने अपने ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दिया, लोगों की जेबों में पैसे डालने पे उन्होंने ध्यान दिया, ना कि लोगों का इस्तेमाल करके जीडीपी को बढ़ाने में ध्यान दिया उन्होंने। इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करना है, और यही मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आपको गार्डियन इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा। अच्छा, जब यूपी को कंपेयर किया गया सिंगापुर से, तो यह बोला गया कि भैया देखिए सिंगापुर में आबादी 6 मिलियन की, यूपी में आबादी 200 मिलियन की। तो यूपी को आप सिंगापुर से कंपेयर नहीं कर सकते। यूपी में टाउन, थाउजेंड्स ऑफ विलेज है, टाउन है, यूपी में ना इस समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपी के लोगों के पास ना स्किल डेवलपमेंट है, तो सिंगापुर से तो आप क्या ही कंपेयर करोगे यूपी को। लेकिन यहां पे आप गांधी के सिद्धांत पे आएंगे। गांधी जी ने बोला कि इंडिया के विलेजेस तब तक आजाद नहीं हो सकते जबकि उनके लोगों के पास सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम ना हो। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों से पॉलिटिकल आजादी बस एक स्टेप है रास्ते में, असली आजादी तब मिलेगी जब हमारे गांव के लोगों के पास सोशल फ्रीडम हो, इकोनॉमिक फ्रीडम हो। उस समय पे ऑथर का यह बोलना है कि गांधी जी की बात ही नहीं समझ में आई लोगों को लगा पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई आजादी। लेकिन गांधी जी ने बोला पॉलिटिकल फ्रीडम तो बस एक स्टेप है, असली स्टेप है सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, जो कि आज तक नहीं मिली है। 1947 से
2020 हो गया है, अभी भी लोगों के पास सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। ये सपना था गांधी जी का जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए यहां पे अरुण मायरा जी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि ये जो इकोनॉमिस्ट बैठते हैं ना, इंडिया के प्लानिंग कमीशन में पहले बैठा करते थे, इनके हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोकल लेवल पे सोचिए, आप जीडीपी पे ध्यान मत दीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके स्टेट के लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है। आप उनको लोगों की तरह देखने की कोशिश कीजिए, उनको ह्यूमन रिसोर्स की तरह देखने की कोशिश कीजिए। चूंकि सिंगापुर की फाउंडिंग फादर टाटा की आइडियोलॉजी और अगर आप गांधी की आइडियोलॉजी देखोगे ना, तो कभी भी वर्कर्स के राइट को डाइल्यूट नहीं करते। और इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे लॉकडाउन लगा तो भाई इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ग्लोबल जो हाउसेज है वो खुश हो जाएं, उनको खुश होने के लिए लेबर लॉस के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर दो तो भी चलेगा। ये सब बातें होगी। प्लस ये बोला जा रहा है कि भाई कोरोना के पेंडेमिक में डब्ल्यूटीओ भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, लोकलाइजेशन का ट्रेंड हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पीपल कम हो रहा है, तो उस केस में भी लोगों के अंदर काबिलियत लेके आना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि पूरी कम्युनिटी को अमीर किया जाए, ना कि कम्युनिटी के किसी एक इन्वेस्टर को आपने अमीर कर दिया। तो बहुत ज्यादा मुकेश अंबानी बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे अमीर भी बना दीजिए, वो चाहिए हमें। ये बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में दोस्तों कही गई है। तो ये गांधीयन अप्रोच को और सिंगापुर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ पे मिलाया गया है। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा दोस्तों। थोड़ी सी बड़ी हो गई ये वीडियो, बट इट्स ओके। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।